हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम गणित का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में बच्चों हमें किन किन विषयों को कवर करना है। पहला है द्विघात बहुपद, फिर हम देखेंगे द्विघात बहुपद से अपन द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, फिर द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करेंगे, उनके मूल कैसे निकालेंगे, और उसकी हमारे पास ये तीन विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात समीकरण के द्वारा उनका हल या मूल निकालना, और चौथा है मूलों की प्रकृति। तो ये बच्चों इस अध्याय के विषय हैं जो हमें इनको पढ़ना है आज और इनको कवर करना है। तो ठीक है बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण को। सबसे पहले द्विघात पद से, सबने नोट कर लिया होगा हो ध्यान से इसको, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले अपन समझते हैं बहुपद को। बहुपद क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद में क्या होता है, बहु और पद। इसको अपन पहले दो शब्द में विभाजित कर रहे हैं, पहला है बहु और दूसरा है पद। पद मतलब जो भी आपके संख्याएं आएंगी जिसमें चर या अचर राशियां होंगी उनको अपन बोलते हैं पद, और बहु का मतलब बहुत सारे पद, है ना। तो पहले हम एक समीकरण देखते हैं या एक अपन पद देखते, बहुपद देखते हैं। जैसे ये लिखा अपन ने 2x² + 3x + 4 = 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है ना। लेकिन अभी पहले हमें क्या देखना है बच्चों, द्विघात पद देखना है, द्विघात बहुपद देखना है। तो अगर मैं अभी इसको यहां से हटा दूं तो ये क्या है, हमारा एक द्विघात पद है, ठीक है। क्यों द्विघात पद अपन इसे बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहां पे जो x की अधिकतम घात जो है वो घात कितनी है, 2 है, और उसका गुणांक भी 2 है, ठीक है। तो हमें गुणांक से अभी इसमें कोई मतलब नहीं होता, हमें जो x की जो अधिकतम घात चाहिए होती है वो 2 चाहिए होती है, ठीक है। ये x की अधिकतम घात 2 है, फिर इधर x की घात 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, न बदलने वाली संख्या है, अचर राशि जिसे बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे बच्चों अपन x को क्या बोलते हैं, x यहाँ पे क्या है बच्चों, चर राशि है। चर राशि मतलब जिसका मान बदलता रहता है। और यहाँ पे जो 4 है इसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं, अचर राशि, ठीक है। तो ये आपने द्विघात बहुपद का उदाहरण देखा। अब मैं इसका मानक रूप बच्चों बताऊंगा आपको कि इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है बच्चों वो होता है ax² + bx + c = 0। यहां पे उसी के समान x क्या है बच्चों, एक चर राशि है, ठीक है। x चर राशि है और a b c अचर राशियां हैं, जिसमें a क्या है, x² का गुणांक है, x की घात 2 का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, और c क्या है, एक अचर राशि है, ठीक है। तो और ये हैं क्या, वैसे ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं, ये सारी एक वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें हम सम्मिश्र संख्या अभी यूज नहीं करेंगे, ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, बहुपद है अभी, ठीक है। तो बच्चों आपको पहले द्विघात बहुपद समझ में आया होगा, और फिर द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं अपने जो हमारा आज का मुख्य विषय है जो कि द्विघात समीकरण, अब हम उस पे आ रहे हैं। तो अगर मैं इस द्विघात बहुपद को 0 के तुल्य करूंगा, 0 के बराबर करूंगा, तो ये हमारा बहुपद किसमें बदल जाएगा, ये एक द्विघात समीकरण में बदल जाएगा। समीकरण मतलब दोनों तरफ बराबर होना, बराबर के बीच दोनों तरफ पद होने चाहिए। तो यहाँ पर ये पद है, तो ये हमारा क्या है, समीकरण है। और कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, जिसकी चर राशि x है और अचर राशि c है, और बाकी a और b क्या है, x की घात 2 और x की घात 1 के गुणांक है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है बच्चों हमारा, ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं, ये हमारी द्विघात समीकरण का मानक रूप है।
ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है हमारा। यहाँ पे बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पे a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों 0 के बराबर नहीं हो सकता? अगर जैसे a का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला जो पद है वो हट जाएगा और हमारा समीकरण कैसा बचेगा? bx + c = 0 बचेगा। ठीक है, तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? एक घातीय समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जिसमें x का जिसे अपन एक घातीय समीकरण भी बोलते हैं, या वैसे बात करें तो लीनियर समीकरण भी बोलेंगे। ठीक है, चलें आगे बच्चों। अब आता है बच्चों इसको सॉल्व कैसे करें, इसका हल कैसे निकालें। तो बच्चों पहले मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसको हल करने की 3 विधियां हैं। पहली गुणनखंड विधि है, दूसरी पूर्ण वर्ग द्वारा विधि है, और तीसरी द्विघात समीकरण के द्वारा इसको हल करने की विधि है। तो हम तीनों विधियां एक एक बार देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास मान लो इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे पहला पद है, ये मध्य पद है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? अंतिम पद। अब यहाँ पे जो मध्य पद है ना, इसको हम अभी जो सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, इसको जो हल कर रहे हैं बच्चों, अपन गुणनखंड विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन इसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं गुणनखंड विधि, ताकि आपको याद रहे, और जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा जो है एक द्विघात समीकरण है और हम इसको हल कर रहे हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि में बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, जो ये मध्य पद होता है इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। कैसे 2 भागों में आप विभाजित करेंगे? इनको हमें इस मध्य पद को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है जिसका गुणांक प्रथम पद और अंतिम पद के बराबर आए। मतलब हमें एक ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिसका गुणांक प्रथम पद और अंतिम पद के बराबर आए, और उनका जो योग हो वो मध्य पद के बराबर आ जाए। मध्य पद क्या है हमारा? -5x है। ठीक है, तो अब हमें पहले बच्चों अपन यहाँ पे x को थोड़ा भूलो, हम पहले जो ध्यान अपना केंद्रित करेंगे वो किस पे केंद्रित करेंगे? 6 और -5 पे केंद्रित करेंगे। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है कि जिनका योग -5 हो और जिनका गुणनफल 6 हो। तो वैसी संख्या हम कैसे ढूंढें? तो आप चाहें तो इसको रफ कॉपी में पीछे लिख के देख सकते हैं। क्या ये संख्याएं 1 और 2 होंगी? नहीं, 2 और 3 होंगी। तो अगर हम 2 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और 2 और 3 का योग करेंगे तो 5 आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? ऋणात्मक 5 चाहिए, -5 चाहिए। तो हम क्या करें? क्या हम संख्या -2 और -3 ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम ले सकते हैं, क्योंकि -2 और -3 को जब हम जोड़ करते हैं तो -5 आता है, और -2 -3 को जब हम गुणा करते हैं तो +6 आता है। ठीक है, तो अब हम जो इस मध्य पद है इसको बच्चों हम कैसे विभाजित कर सकते हैं? 2 भागों में। एक को हमने लिखा -2x और दूसरे को हमने लिखा -3x। देखो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 6x², क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, और x × x x² हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2x -3 -2 -3 -5। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे 2 पद हैं जिनको हमें मध्य पद को हमने विभाजित किया है इन 2 पदों में। क्यों ऐसे विभाजित किया? क्योंकि इनका गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आ रहा है, और इनका जो योग है वो मध्य पद के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हमें हमेशा मध्य पद को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है जिनका योग प्रथम पद और अंतिम पद के जिनका गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के बराबर आए, और उनका योग मध्य पद के बराबर आए। ठीक है, तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें अगली लाइन में हमें क्या लिखना है? इसको इस तरीके से विभाजित करके लिखना है, जोड़ करके। ये हमें साइड में करना है बच्चों। ठीक है, अब हम इनमें से दोनों में से जो कॉमन संख्या होगी, जो समान संख्या होगी, उसको अपन बाहर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे है ना, जो सेम संख्या है, कॉमन संख्या, वो क्या है, x है। इसको हमने बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। और इधर अगर यहाँ पे -3 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। अच्छा बच्चों, हमें संख्या ऐसी बाहर लेनी है ताकि जो अंदर, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो संख्या आ रही है वो समान आनी चाहिए, वो अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे x माइनस 2 है तो यहाँ पे भी x माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। अब पूरे इस समीकरण में से, इस साइड समीकरण के बाएं पक्ष में से हम क्या बाहर लेंगे, x माइनस 2 बाहर लेंगे, तो अंदर हमारा क्या बचता है, x माइनस 3। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है, ये दो संख्या ऐसी है जिनका गुणनफल 0 के बराबर आ रहा है। तो 0 के बराबर आए तो हम इसको कैसे हल करेंगे, या तो ये 0 होंगे या तो ये 0 होंगे या दोनों 0 होंगे, यही हो सकता है। तो हम दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, 0 के साथ तुल्य करके हल करेंगे इसे। तो यहाँ पे x का मान क्या आया, 2। ऐसे ही दूसरे गुणनखंड के साथ करेंगे, इनको क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी 0 के साथ बराबर तुल्य करेंगे, तो इधर यहाँ x का मान कितना आया, 3। तो बच्चों यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये जो 2 और 3 हमें जो प्राप्त हुए हैं वो क्या है, चर राशि x के मूल हैं। इनको हम मूल कहेंगे। और मूल का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे x के बदले हम 2 या 3 यहाँ पे रखेंगे तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, या इस बहुपद का मान 0 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये गुणनखंड विधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको रख के भी दिखा देता हूं इसमें, ठीक है। जैसे मैं x का मान यहाँ पे 2 रखता हूं तो देखो क्या आता है, 2 की घात 2 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6, ठीक है। 2 की घात 2 क्या होता है, 4 माइनस 10 प्लस 6। अब 4 और 6 को जोड़ोगे बच्चों तो क्या आएगा आपके पास, 10। 10 माइनस 10 0। तो देखो बच्चों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार से x का मान 3 भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये x का मान 2 और 3 समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, 2 और 3 इस समीकरण के मूल हैं। और इस समीकरण का हल क्या है, x बराबर 2 और x बराबर 3 है, ठीक है बच्चों। यहां आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। चले हम आगे बढ़े। तो ये जो हमारी विधि थी बच्चों द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की, कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि थी। अब हम आगे देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्विघात समीकरण को हल करने की। अब हम देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास ये समीकरण है, एक द्विघात समीकरण, ये हमें दे रखा है। अब हमें इसे हल करना है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। तो जैसा ही हमें नाम से पता लग रहा है कि हमें यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं अभी। तो सबसे पहले बच्चों देखो, मेरे को जो पूर्ण वर्ग बनाना है ना, सबसे पहले अचर राशि जो x के पद है उनका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, x की घात 2 माइनस 2x। मैं यहाँ पे 5 को 4 और 1 में विभाजित कर देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। इसको अभी अपन हाल फिलहाल के लिए इसको बच्चों इसको अपन -4 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपन पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इन तीनों संख्याओं को जरा गौर से देखो, यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है, ये जो है वो x माइनस 1 का गुणांक है, x माइनस 1 का वर्ग है ये, ठीक है। तो इस पूरे पद को हमने क्या लिखा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ मैं कौन सा सूत्र मैंने लगाया यहाँ पे, यहाँ मैंने सूत्र बच्चों यूज किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनस का 5 था वो उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 5, उधर जाके प्लस हो जाएगा दाएं पक्ष में जाके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। अब जब भी किसी संख्या का वर्गमूल लेंगे तो उसके दो मान आते हैं, एक प्लस में, दूसरा माइनस में, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, ठीक है। तो एक बार जब मैं धनात्मक मान लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा,
√5 और जब ऋणात्मक मान लूंगा तब क्या आएगा माइनस का √5। ठीक है, अब ये इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x का मान क्या आया √5 + 1 और इधर x का मान क्या आया -√5 + 1। तो बच्चे ये जो x के हैं वो इस समीकरण के हमारे पास मूल हमें प्राप्त हुए और इस समीकरण को हमने हल किया है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। सूत्र बच्चों इसमें एक बार कभी कभी प्लस का यूज होता है, कई बार माइनस वाला, ये माइनस वाला यूज होता है इधर, कई बार प्लस वाला भी यूज होता है, तो कोई फर्क नहीं है उसमें ज्यादा, सिर्फ इधर माइनस की जगह प्लस आता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी हमारी बच्चों पूर्ण वर्ग विधि। अब जो तीसरी विधि है बच्चों वो है बच्चों द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र द्वारा समीकरण को हल करने की विधि, जिसे हम द्विघात सूत्र विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास द्विघात समीकरण का हमें मानक रूप दिया हुआ होगा इस तरीके से, और यहाँ पे जो चर राशि है x का मान हम सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर -b + -b² -4 × a × c अपॉन 2a। यहाँ पे a b c क्या है आपको पहले ही अपन पढ़ चुके हैं, a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, c अचर राशि है। तो ये समीकरण से हमें x के मान प्राप्त होंगे। अब बच्चों अपन इसको कैसे, इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम पुराना वाला उदाहरण ही ले रहे हैं, x की घात 2 - 2x - 4 = 0। अब यहाँ पे बच्चों पहले आप चाहो तो a b c के मान लिख सकते हो। देखो x² तो यहाँ क्या गुणा में है 1, क्योंकि 1 × x² रहेगा, इसलिए a का मान क्या हो गया 1। b का मान, इसको यहां से आप कंपेयर करो बच्चों, ax² bx + c = 0। अब यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा बच्चों -2, इधर +b इधर -2, तो +b = -2 +b = -2, तो b का मान -2। फिर c का मान -4, यहाँ +c है यहाँ -4 है, तो +c = -4, तो c = -4। ठीक है, तो यहां से हमारे पास a b c के मान आएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण में a b c का मान रखना है और इसको हल करना है। तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा -b ± b² -4ac बटावा 2a। ठीक है, तो बच्चों इसको हम हल कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, और 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 ± √20 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा, अब इसका अगर हम गुणांक करेंगे तो ये होता है 4 × 5 = 20, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और 5 अंदर ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 ± √5 और x का मान बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ± √5, जो पहले पूर्ण वर्ग विधि से भी हमें प्राप्त हुआ था। तो हमने सेम समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किया, अब हमने इसको द्विघात सूत्र के द्वारा किया। तो ये बच्चों ये तरीका था द्विघात समीकरण को सूत्र विधि द्वारा हल करने का। और सूत्र क्या है हमारा -b ± √b² - 4ac बटावा 2/2a। इसको बच्चे कहीं कहीं जगह श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं या सूत्र विधि से भी याद कर सकते हैं या द्विघात सूत्र भी से कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे मूलों की प्रकृति के पीछे। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 और इसका सूत्र विधि द्वारा जो हल हमें प्राप्त होता है -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे बच्चों जो वर्गमूल के अंदर जो पद है इसको अपन क्या बोलते हैं विविक्त कर।
इसको हम क्या बोलेंगे, विविक्त कर। इंग्लिश में अगर समझना चाहो तो इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हिंदी में लेकिन इसे अपन क्या कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। अब बच्चों अगर इस विविक्त कर का मान, हम यहां पे अभी बच्चों क्या देख रहे हैं, हम यहां पे देख रहे हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, हम यहां पे मूलों की प्रकृति देख रहे हैं। अब मूलों की प्रकृति के लिए हमें विविक्त कर का मान देखना होता है। ठीक है, विविक्त कर क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आता है, धनात्मक का मान मतलब 0 से बड़ा आता है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होंगी, मूल किस प्रकार के होंगे, तो मूल हमारे होंगे वास्तविक एवं भिन्न। अलग अलग दो मूल हमें प्राप्त होंगे, जैसे पिछले उदाहरण में हमें मिले थे। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं भिन्न होगी। ठीक है, अगर इस विविक्त कर का मान 0 के बराबर आता है तो मूलों की प्रकृति बच्चों कैसी होगी, सिर्फ वास्तविक एवं समान होंगे दोनों मूल, मतलब x के दो समान मान हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर इस विविक्त कर का मान ऋणात्मक आता है, मतलब 0 से कम आता है, तो मूल क्या होंगी, सम्मिश्र संख्याएं होंगी, जो कि वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मूल वास्तव नहीं होंगे या सम्मिश्र संख्याएं प्राप्त होंगी। तो बच्चों हमें इस विधि के द्वारा हम मूलों की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। इस पे एक छोटा सा उदाहरण बच्चों अब अभी अपन कर लेते हैं। तो बच्चों मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें पूरा सब कुछ नहीं करना है। हमें मान लो ये समीकरण हमें ये समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। अब हमें मूलों की प्रकृति जाननी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABC का मान लिखेंगे। तो फिर से इसको इसके जो द्विघात समीकरण का मानक रूप था उसके साथ हम तुल्य करेंगे इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान बच्चों हमारा क्या आएगा 1, b का मान -9, c का मान 20। ठीक है, अब हम विविक्त कर का मान निकालेंगे। विविक्त कर क्या होता है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है बच्चों, -9 माइनस 4, a का मान 1, c का मान 20। ठीक है, तो ये कितना आया, 9 का जब हम वर्ग करेंगे तो 81 आता है, और 4 दूनी 8, तो 20 चौक 80। ठीक है, तो 81 में से 80 गए 1। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास विविक्त कर का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमें जो इसके मूल प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, एक तो वास्तविक संख्या होंगी और दोनों मूल भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को आज का ये विषय समझ में आया होगा। द्विघात समीकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कैसे कहाँ से शुरू किया, पहले हमने द्विघात बहुपद समझे हैं, फिर हमने द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण समझा क्या होता है, फिर उसके बाद हमने उसको हल करने की 3 विधियां देखी, उसको हल करने के पश्चात हमने मूलों की प्रकृति देखी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल आप इन सबको याद करके आएंगे और फिर इसी से ही अपन आगे शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।